नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत मोहन है। ये है खर्चा पानी। कैसे हैं अंशुमान जी? धन्यवाद सिद्धांत। खर्चा पानी में आपका स्वागत है। हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हाँ, फ्राइडे को जीडीपी के नंबर आ रहे हैं। जीडीपी के नंबर आ रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग प्रपोज्ड है। बजट के बाद का हफ्ता है और बहुत सारी घटनाएं। रिलायंस का अपने बिजनेस का रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहा है। शेयर बाजार के लिहाज से बहुत ऑयल टू केमिकल वाला दूसरी सब्सिडियरी को दे रहे हैं और रिलायंस उनको लोन देकर बना रहा है। अब ये बड़ा क्यों कर रहा है रिलायंस? रिलायंस दरअसल बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इसकी तैयारी की जा रही है। और रिलायंस अपने सारे बिजनेसेस को डीमर्ज कर रहा है। जैसे रिटेल को अलग किया था, उसके बाद टेलीकॉम अलग किया था। और इससे क्या है कि पूरे ग्रुप को विदेश से पैसा लाने में, इन्वेस्टमेंट लाने में सहायता मिलेगी। और दूसरी चीज़ है कि अरामको के साथ जो डील हो रही है वो रिफाइनिंग के लिए हो रही है, उसके तहत भी कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग होनी है। तो रिलायंस फिलहाल मंदी के पिछले पूरे दौर में शेयर बाजार की सबसे बड़ी खबर रही। और अभी भी रिलायंस कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं मुकेश अंबानी, जो शेयर बाजार को लुभा रहा है। और नई एंटिटी की वैल्यूएशन तक आने लगी है। स्टॉक मार्केट में उस नई एंटिटी की वैल्यूएशन क्या होगी, उसका शेयर प्राइस क्या होगा, वो कैसे वैल्यू किया जाएगा, इस पे तमाम चर्चाएं शुरू हो गई। तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर से बड़ी खबर लगातार तैर रही और आने वाले समय में ये बढ़ती जाएगी, बदलती जाएगी। प्लस मैक्रो इकोनॉमी की पिक्चर हमारे सामने है। राज्यों के इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बजट जैसे जैसे आते जा रहे हैं। आज बॉन्ड मार्केट से जो खबर आई सुबह, जो लोगों से बात हो रही थी, स्टेट्स के का जो एवरेज बोरोइंग रेट है वो 7%, 7.5% से ऊपर निकल गया है, क्योंकि उनके बजट्स में भारी घाटे दिख रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये हफ्ता बहुत सारी खबरों से भरपूर होने वाला है। हमारे पास खर्चा पानी में उतना समय नहीं होता है कि हम सारे खर्चा पानी समेट सकें, लेकिन हम कुछ खास चीज़ों पे तो चर्चा करते ही रहेंगे। एकदम खास चीज़ें क्या है आज की लाइनअप अंशुमान जी? ये है कि जीडीपी का जैसे नंबर आने वाला है, उसके प्रोजेक्शंस आने लगे हैं। हाँ। जो पिछले साल का तीसरा क्वार्टर था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर था, उसके जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं। तो प्रोजेक्शंस आने लगे हैं और साथ साथ ये पता चलने लगा है कि ये जो क्वार्टर चल रहा है, जिसके अब 2 महीने लगभग पूरे हो गए, तीसरा महीना मार्च का शुरू होने वाला है, इस क्वार्टर में क्या स्थिति रही है पहले महीने में, लगभग एक स्थिति ये समझ में आने लगी है। दूसरी खबर, लोग कमेंट कर करके और ट्विटर पे पूछ के एकदम मतलब क्या कहते हैं उसको, बनारसी में तो कहते हैं चरस बो देना। तो चरस बो दिए थे कि सर बिटकॉइन पे क्या होगा, बिटकॉइन पे क्या होगा। अर्थात कई बार कर चुके हैं हम लोग इस पे, लेकिन बिटकॉइन पर भी एक बातचीत है हमारी। तो पहली खबर है अंशुमान जी, डीबीएस बैंक है, उनकी रिपोर्ट है, उसकी रिसर्च की रिपोर्ट है उनकी। और वो बता रहे हैं कि जो दिसंबर में जो क्वार्टर खत्म हो रहा है देश का, उसमें 1.3 प्लस पॉजिटिव 1.3% की जीडीपी की ग्रोथ रहने वाली है। और दूसरा जो उनका प्रोजेक्शन है वो ये कहते हैं कि इस पूरे वित्तीय वर्ष का जो जीडीपी रहेगा वो -6.8% के आसपास जाकर टिकेगा। जीडीपी को लेकर हमारे पास 3-4 अलग अलग आकलन प्रीव्यू जो आता है। आमतौर पर जब मैक्रो इकोनॉमी का डेटा आता है तो उससे पहले दुनिया भर की अलग अलग एजेंसियां जो हाई फ्रिक्वेंसी नंबर्स आते हैं, जिन पर हम चर्चा करते रहते हैं, जैसे हर महीने आने वाला औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा, हर महीने आने वाले PMI जो कि सर्विसेज और प्रोडक्शन परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के नंबर आते हैं, और कार सेल्स और बाकी सेल्स के डेटा आते हैं। उनके आधार पर हमारे पास 2 आकलन आ रहे हैं। एक आकलन DBS का है जो बता रहा है कि तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 0 से ऊपर की ग्रोथ, यानी 1% के आसपास की ग्रोथ दिखाई देगी। कुछ आकलन ये मान रहे हैं कि 0.7% या 1% से नीचे की औसत ग्रोथ रहेगी। पर चूंकि क्वार्टरली ग्रोथ है तो हम क्वार्टरली ग्रोथ के आधार पर बहुत सारे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। पूरे साल का जो आंकड़ा है उसमें अब काफ़ी बड़ा रेंज दिख रहा है एजेंसियों के बीच में। और वो रेंज जब इस आंकड़े का, इस तिमाही का आंकड़ा हमारे सामने होगा शुक्रवार के दिन यानी परसों, तब हमें समझ में आएगा कि उसके बाद पूरे साल के आकलन में क्या बदलाव होगा। सेकंड क्वार्टर के बाद जो आकलन थे वो 9 से 10% के कॉन्ट्रैक्शन के थे, 8.5% से 9% के भारतीय अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन के थे। दूसरी इस तिमाही के जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन को और कम किया जा रहा है, यानी अर्थव्यवस्था में रिकवरी की रफ्तार सामान्य से कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है तीसरी तिमाही में। तो वो आंकड़े 7%, 8% के आसपास हैं। लेकिन अभी भी जो एजेंसियां हैं, इक्रा, क्रिसिल और बाकी एजेंसियां, वो 7 से 8% की भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी या शून्य से नीचे की गिरावट मान रहे हैं। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में भारतीय अर्थव्यवस्था
करीब करीब पिछले 2020 के साल से 2019-20 के साल से -9 से 8 से 9% नीचे रहेगी। ये आरबीआई का भी आकलन है, ये इकोनॉमिक सर्वे का भी आकलन है, IMF का है। तो हम साल के अंत तक इसको समझ पाएंगे। तो ये तो मोटी तस्वीर है अर्थव्यवस्था की, जो मैक्रो पिक्चर है। पर हम इसके भीतर जाते हैं तो बहुत सारे और दिलचस्प आंकड़े और बहुत सारी और आंकड़ों के भीतर जो हमारी खर्चा पानी, जहां हमारी नब्ज है। पहली चीज तो ये कि जीडीपी हमारी नब्ज पकड़ता नहीं है। हमारी जिंदगी में क्या बदलाव हो रहा है, बदलाव हुआ या घटा बढ़ा हमारी आय, उसको जीडीपी नहीं पकड़ता। वो एक अलग बहस की बात है। संभवतः हम अर्थात में इस पर चर्चा भी करेंगे इस बार जीडीपी के आंकड़े आने के बाद, कि हम जीडीपी को कैसे देखें और समझें जानें। लेकिन दो और इसके साथ पैरेलल सूचनाएं हमारे पास आती हैं। एक इकरा की रिपोर्ट आई जिसने माना कि जनवरी वाला जो क्वार्टर है, मानिए यानी कि साल का जो आखिरी क्वार्टर का जनवरी, आखिरी क्वार्टर है, जिसको कि हम साल की चौथी तिमाही कहते हैं, उसमें जो हमें रिकवरी दिखाई दे रही थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, वो फ्लैट हो गई। और उसके आंकड़े भी हमें गिरावट के दिखाई दे रहे हैं। ग्रोथ उतनी तेज नहीं आई, यानी कि जो डिमांड या जो पुश आया था वो पुश धीमे धीमे स्टेबल होने लगा है। क्योंकि एक तो कीमतें बढ़ना शुरू हुई है, दूसरा ये उम्मीद थी कंपनियों को कि शायद थोड़ी रिकवरी के साथ खपत बेहतर होगी, ग्राहक लौटेंगे, मांग आएगी, लोगों की सैलरीज रीस्टोर होना शुरू होंगी, उनको पैसे मिलने शुरू होंगे और बाजार में खरीद आएगी। वो नहीं आई। तो इसलिए जनवरी फरवरी के आंकड़े कंसोलिडेशन फेज की तरफ ले जा रहे हैं। यानी जो हमने जो उछाल देखा था, वो उछाल अब स्थिर होकर इस लेवल पर आ रहा है। तो अभी चौथी तिमाही के आंकलन नहीं मौजूद हैं, लेकिन इकरा के नंबर से बता रहे हैं कि काफी मिश्रित सा मिक्स। वो बता रहे हैं कि चौथी तिमाही में 2.6% रह सकती है ग्रोथ। हाँ, तो अब ये जो ग्रोथ की पूरी रिकवरी, तो आप -24% से -12%, और फिर उसके बाद तो ये जो एवरेज है पूरा, ये कहीं 7.5-8% माइनस के आसपास जाकर टिकेगा, जो मतलब कमोबेश सारी एजेंसियों ने कहा है। तो ये तो बड़ी मैक्रो पिक्चर हुई, ये बड़ा नंबर हुआ। अब सिद्धांत इसके भीतर एक नंबर है जिसको समझना जरूरी है, जहां से हम अर्थव्यवस्था में लोगों की जिंदगी में लोगों के खर्चा पानी को समझ सकते हैं। आरबीआई का कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स और सीएमआई का कंज्यूमर परसेप्शन सर्वे जो आता है, ये दो महत्वपूर्ण सर्वे हैं जो हमारे तरफ से, मतलब हमारे वजह से, हमारे माध्यम से, हम लोग जो खपत करते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जिनका अर्थव्यवस्था में 60% हिस्सा है, उनकी तरफ से चीजों को नापते हैं। और वो दोनों भी बता रहे हैं कि कंज्यूमर सेंटिमेंट में बड़ा सुधार नहीं है। इनफैक्ट जनवरी 2021 में सीएमआई का जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है वो 55 पॉइंट्स पर था, जबकि फरवरी 2020 में वो 85 पर था, जनवरी के आंकड़ों के हिसाब से। यानी देश ग्राहक असंतुष्ट है। ग्राहक असंतुष्ट नहीं, ग्राहक अभी परेशान है, अभी पशुपेश में उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं, मतलब जो बात हमने पहले की थी कि पैसा बचा रहा है अपना। हाँ, तो इसलिए जो रिकवरी हमें दिख रही है, अब क्या है कि अब ये रिकवरी के 3 स्तर दिखते हैं हमको। एक हमें दिखता, अगर आप रिकवरी को ऊपर से देख रहे होंगे तो आपको सबसे ज्यादा रिकवरी कहां दिखाई दे रही है? स्टॉक मार्केट चढ़ रहा है। दूसरी रिकवरी कहां से आ रही है कि कंपनियों के मुनाफे और प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, जिसपे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उन्होंने कॉस्ट कम की, उन्होंने अपने इंटरेस्ट पेमेंट बचाए, उन्होंने लोगों को नौकरियों से निकाला और उनके प्रॉफिट दिखाई दिए। लेकिन जहां कंपनियों के ढांचे में, कंपनियों के मुनाफों में बढ़ोतरी दिख रही है या रिकवरी दिख रही है, लगभग उसकी बिल्कुल अपोजिट स्थिति रोजगार के मार्केट की है। तिमाही दर तिमाही भारत में रोजगार का परिदृश्य नहीं बदल रहा है, बेकारी की दर वहीं बनी हुई है, वेज ग्रोथ अभी वापस नहीं लौटी है। तो ये जो हिस्से हैं, जो रियल इकोनॉमी है, जो वास्तविक अर्थव्यवस्था है, उससे और जो मैक्रो पिक्चर है उसमें एक डिस्कनेक्ट है। वो डिस्कनेक्ट आरबीआई के आंकड़े में दिखता है, जो आरबीआई का कंज्यूमर सर्वे है उससे समझा जा सकता है। वो डिस्कनेक्ट सीएमआई का जो ताजा आंकड़ा उससे समझा जा सकता है, और वो डिस्कनेक्ट उन जरूरी चीजों की खपत और खरीद की मांग से भी समझा जा सकता है, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेल्स हो, या वो एफएमसीजी हो, जो कि अब आप घरेलू सामान की सेल्स से समझा जा सकता है कि इनके सेल्स में वो रोबस्टनेस, वो बढ़ोतरी वापस नहीं लौटी है जो हमें, जिसकी अपेक्षा, जिस तरह से हम मैक्रो पिक्चर को बढ़ता देख रहे हैं। अब यहाँ एक चीज जो हमें पूरे इस आंकड़े में थोड़ा सा चुटकी भर नमक के साथ निकलनी चाहिए कि जीडीपी के आंकड़े आमतौर पर जब आते हैं तो वो आंकड़े इनफॉर्मल सेक्टर को
कैच नहीं करते हैं, एक चीज। हमारी इनकम ग्रोथ को कैच नहीं करते हैं, जो हमारे आम लोगों की इनकम की खपत को ग्रोथ को कैच नहीं करते हैं। और तीसरी चीज है कि उन आंकड़ों में कंपनियों के मुनाफों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कंपनियों के मुनाफे उसमें बड़ा पिक्चर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कंपनियों के मुनाफे तो बढ़ रहे हैं, कंपनियों के मुनाफे उन्हीं पैकेजेस की सहायता से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो वो बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो पिक्चर आपको वो जीडीपी में नंबर में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन ये जीडीपी का प्रीव्यू है। अब हम शुक्रवार को आंकड़ा देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ का नंबर कहां आता है, जिसके आधार पर इस साल के आकलन तय हो पाएंगे। बहरहाल मुझे लगता है कि एक फास्ट और एक कंसिस्टेंट फास्ट और क्या कहते हैं एक्सेलरेटेड ग्रोथ के बजाय ये जो ऑसिलेटेड ग्रोथ का मॉडल है कि आप बढ़ रहा है जीडीपी धीरे धीरे, फिर जनवरी में जाकर एक प्लेट्यू पे आ रहा है, तो एक मेरे ख्याल से ज्यादा पॉजिटिव साइन है कि स्टेबिलिटी ज्यादा इससे आएगी मेरे ख्याल से। इसमें देखिए एक चीज है कि बहुत तेज बाउंस बैक नहीं है रिवाइवल है, पर वो रिवाइवल उन सेक्टर्स में, सारे सेक्टर्स में एक जैसा रिवाइवल वो वी वाला नहीं है मॉडल इनका। मतलब जिसको आप वी रिकवरी कहते, अगर टॉप नंबर देखेंगे आप मैक्रो का तो वी रिकवरी दिखाई देगी, पर अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे तो उसमें रिकवरी नहीं दिखाई देगी। फिर और दूसरी चीज है कि भारत के जीडीपी का रिवाइवल आप कहां से नापते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। भारत के जीडीपी का रिवाइवल आप लोगों की तनख्वाहों में, उनकी जीवन स्तर में बढ़ोतरी से, उनकी जो नौकरियों की वापसी से नापते हैं, तो वहां रिवाइवल नहीं है। हाँ, कंपनियों के नंबर्स में, उनके प्रॉफिट्स में अगर आप देखेंगे तो रिवाइवल है। स्टॉक मार्केट तो वैसे भी बढ़ रहा है। सरकार के रेवेन्यूज में कितना रिवाइवल है ये हमें साल के अंत में पता चलेगा, क्योंकि सरकार ने इस साल के रेवेन्यू में मेजर लॉस प्रोजेक्ट किया है, तो क्या रेवेन्यूज में भी रिवाइवल आएगा। तो अभी ये पिक्चर थोड़ी सी मिश्रित है। प्लस इसके साथ नया दौर शुरू हो गया है कोविड के केसेस के आने का। कई सारे एक लोकलाइज लॉकडाउन वगैरह महाराष्ट्र में, कई सारे राज्यों में लोकलाइज लॉकडाउन का रिस्क है। अगर वो वापस लौटता है तो अभी हम फिर एक छोटा मोटा ब्रेकडाउन या ग्रोथ की रिकवरी में एक ब्रेकडाउन देख सकते हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो प्री कोविड लेवल है वो कब आएगा, वो प्री कोविड लेवल कब आएगा, जब परिस्थितियां ठीक थी, उसके लिए थोड़ा अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, मतलब जीडीपी ऐसी चीज है मेरी नजर में, जीडीपी ऐसी चीज है जो तस्वीर को पूरी तरह से नहीं दिखाती है कि इकॉनमी कहाँ है। मुझे कुंवर नारायण की कविता याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि हम आंकड़े नहीं, हम संख्या नहीं, हम लोग हैं। तो और भारतीय अर्थव्यवस्था संख्या नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था लोग ही है। बाकी दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्थाएं आप ले लीजिए, अर्थव्यवस्थाएं हमेशा लोग ही होते हैं। हर व्यक्ति जो देश का है उसकी एक अपनी इकोनॉमी है, और देश की इकोनॉमी का सीधा रिफ्लेक्शन उसकी इकोनॉमी से, उसकी अगर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है तो उसकी ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उसकी जिंदगी की बेहतरी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये डिस्कनेक्ट तो भारत में हमेशा से एकदम, मतलब बहुत सारा इनफॉर्मल सेक्टर है जो जॉब से बाहर है, जिसकी कहीं गिनती की नहीं थी, किसी अटेंडेंस शीट में नाम नहीं चढ़ा था जिसका, वो नौकरियों से बाहर है, और वो खपत में और वो डेली कंजम्पशन में, डेली वर्क में बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे, वो अभी चित्र से बाहर हैं। तो उनकी गिनती और उनकी प्लाइट्स है, उनको गिना जाना ज़रूरी है। अंशुमन जी, अगली खबर पे आते हैं। बिटकॉइन, लोग कहते हैं एक नाम है, वो नाम है राकेश झुनझुनवाला का। जिन लोगों ने, मतलब आपको अगर कई लोगों को अगर पॉपुलर एग्जांपल से समझाना हो तो कई लोगों ने स्कैम देखा होगा, स्कैम 1992। आप तो मतलब उसको तो बहुत करीब से फॉलो करते रहे हैं उस पूरे असल प्रकरण को। तो उस स्कैम में आता है जैसे कि हर्षद आज कौन सा खरीद रहा है, किसके शेयर खरीद रहा है, लोग पूछते हैं उससे। तो राकेश झुनझुनवाला ऐसा इंसान है जिसके बारे में गूगल पे सर्च किया जाता है कि व्हाट राकेश झुनझुनवाला इज बाइंग, राकेश झुनझुनवाला क्या खरीद रहे हैं, किसके शेयर खरीद रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला। और उन्होंने एक बयान दिया है, उस बयान को मैं बहाना बना के इस खबर को उठाना चाह रहा हूँ। वो भारत के 38वें सबसे अमीर आदमी कहे जाते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। उन्होंने कहा है कि अगर $5 में भी मिलेगा तब भी मैं किसी हाल में बिटकॉइन नहीं खरीदने जा रहा हूँ। केंद्र सरकार ने कह दिया कि साहब बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगेगा। कई बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं इस पे, और बहुत सारे लोग ये साफ साफ कह रहे हैं कि सोना हट जाएगा, सोने की जगह बिटकॉइन आ जाएगा, गोल्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय बिटकॉइन, इंडिया वांट्स क्रिप्टो, इस तरह के हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं। क्या सरकार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को जानबूझकर गंवाना चाह रही है? मतलब इलॉन मस्क $15 बिलियन अपने गंवा देते हैं बिटकॉइन खरीद कर, और बिटकॉइन से एक ट्वीट के जरिए पूरा $15 बिलियन गंवा देते हैं। वो क्रिप्टो करेंसी को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो क्या जिस तरह
हाँ, देश दुनिया के बड़े लोग बढ़ रहे हैं, भारत उस जगह से कदम वापस खींच रहा है। दो पहलू हैं सिद्धांत, इसके दोनों समझने पड़ेंगे। पहले तो राकेश झुनझुनवाला ने जो कहा, उनके बयान का क्या मतलब है और ये समझना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि भारत की सरकार की दुविधा, जो हम लोग इससे पहले भी एक बार चर्चा में अर्थात में चर्चा कर चुके हैं कि भारत की सरकार की क्रिप्टो करेंसीज को लेकर दुविधा है, और हम एक तरीके से थोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड जाने के बजाय पीछे पैर क्यों खींचने, इसके दो पहलू। तो पहली चीज़ तुम राकेश झुनझुनवाला से ले लें। हमेशा स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं वो बाकी अल्टरनेट एसेट क्लास को चैलेंज करते रहते हैं। तो उनके दिमाग में हमेशा ये होता है कि चूंकि स्टॉक सबसे बड़ा एसेट क्लास है, इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ा आकर्षण है, इन्वेस्टर्स सरकारी इन्वेस्टर्स भी, LIC और बैंक भी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। तो स्टॉक्स के अगेंस्ट में अगर कोई भी एसेट खड़ी होती है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, पहले इसको गिरा दो। तो क्रिप्टो हो तो स्टॉक ब्रोकर्स के लिए वो आमतौर पर चिंता का विषय होती है। और उनकी चिंता का विषय इसलिए हो क्योंकि भारत में क्रिप्टो का ट्रेड काफी तेजी से बागपत वाला झगड़ा याद आ गया, दो चाट वालों में हुआ था, दूसरे चाट की दुकान नहीं खड़े होने दी। तो हालांकि ये चाट की दुकान छोटी है अभी क्रिप्टो की स्टॉक मार्केट की तुलना में, लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका का है वो इस मामले में ज़्यादा मॉडर्न दिखाई दिया। हम लोगों ने जिक्र किया था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक अमेरिकन स्टॉक मार्केट की, उसको अपनी बैलेंस शीट क्रिप्टो में बनाने की छूट दे दी SEC ने, जो कि सेबी का काउंटर पार्ट है अमेरिका में, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा भी की थी। तो एक तो ये कि राकेश झुनझुनवाला या जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके वो क्रिप्टो को एक तब तक गैर जरूरी चीज मानते रहेंगे जब तक कि क्रिप्टो में ट्रेड का आकार बड़ा ना हो जाए और उसमें निवेश न किया जाए। तो एक चीज तो ये, तो उनका बयान इस स्तर पर है और उनका बयान सरकार की उस नीति के करीब भी है, क्योंकि सरकार खुद बैन करना चाहती। सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो निजी डिजिटल करेंसीज को या क्रिप्टो करेंसीज को नहीं चलने देगी। अब हम सरकार की तरफ आते हैं। आमतौर पर भारत में हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सरकार एक आधुनिक करेंसी के प्रोसेस से इतनी तेजी से पीछे हट जाएगी। हम लगभग उसी स्थिति में हैं जैसे क्या से 15 साल पहले, 20 से 25 साल पहले, 30 साल पहले कंप्यूटर को लेकर हम एप्रीहेंसिव थे, तब कंप्यूटर आएगा तो ऐसा हो जाएगा, आ जाएगा, या किसी नई तकनीक को लेकर हम एप्रीहेंसिव थे, या डिजिटल पेमेंट्स को लेकर एप्रीहेंसिव थे, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को लेकर एप्रीहेंसिव थे। वो जो सारे डर थे उस तरीके के डर इसमें भी दिखते हैं। बहस ये होनी चाहिए थी कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कैसे किया जाए, बजाय उन्हें प्रतिबंधित करने के। उनका विनियमन कैसे किया जाए, उन्हें ट्रांसपेरेंट ढंग से चलने कैसे दिया जाए। और यही बहस पूरी दुनिया में है। प्राइवेट डिजिटल करेंसीज के साथ दुनिया भर की सरकारें अपनी डिजिटल करेंसी ला रही हैं, बैंक अपनी डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, जिस पर चर्चा लगातार चल रही है। चाइना भी लेकर आया, भारत में भी उसकी तैयारी चल रही है। सरकार गहरी दुविधा में है। तकनीक का एक नया अगला शिखर, जहां वो कहती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा ग्रोथ रेट भी कर सकती है। नीति आयोग का एक पूरी स्टडी जो बताती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से भारत में बहुत कुछ बदल सकता है। वही सरकार ये कहती है कि नहीं साहब, हम क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड नहीं होने देंगे। तो एक नया एसेट क्लास इमर्ज कर रहा है। वो गोल्ड को रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड अपने आप में पिछले 100 साल 150 साल में गोल्ड के रिप्लेसमेंट के बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई, लेकिन फिर भी जब भी क्राइसिस आती है तो गोल्ड उसमें चमकता है। और दूसरा है कि गोल्ड की अपनी एक डिफरेंट एसेट वैल्यू है जो पूरी दुनिया में है। पर क्रिप्टो वो एप्पल वर्सेस ऑरेंजेस वाला मामला है। लेकिन क्रिप्टो एक नया एसेट क्लास बन रहा है। लोग उसमें निवेश करना चाहते हैं, उसके इस्तेमाल के तौर तरीके निकाले जा रहे हैं, क्रिप्टो में पेमेंट की प्रक्रिया लाई जा रही है। हम इसे या तो आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये कैसे बनेगा निकलेगा ये कहना मुश्किल है। एक नई तकनीक है। सरकार को बजाय इस पर बहुत ज्यादा डरने के, जैसे आमतौर पर हम क्या है ना कि हम नई चीजों से बहुत तेजी से डर के उनको नकारने लगते हैं, बजाय उसको नकारने के उसे प्रॉपर्ली रेगुलेट करना चाहिए। और भारत की डिबेट यही है कि आप ऐसा बिल लाकर उसके प्रतिबंध क्यों कर। आप तय करिए कि ये 5-10 करेंसीज ट्रांसपेरेंट करेंसीज हैं, उनमें ट्रेडिंग होगी, उसमें उन्हें ट्रांसपेरेंटली चलाया जाएगा। हमेशा आप चीजों को तात्कालिक तौर पर आते ही नई तकनीकों को नकार देने से हम पीछे रह जाते हैं। फिर ये भी है ना कि आज आप बैन कर रहे हैं, फिर कल को आप इंटरनेशनल मार्केट देखते हुए ओपन करेंगे, तो फिर मतलब अपनी ही फजीहत करवा रहे हैं। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया में अलग अलग देशों ने, देखिए गोल्डमैन सैक्स और स्टैंडर्ड पुअर एक्सचेंज बनाने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का। दुनिया में क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए अलग अलग इंडेक्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये करेंसी कोई अवैध है। हमने इसे अवैध बना दिया, या भारत में एक तरह से सरकार की जो नीतिगत दुविधा थी कि हमें इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, कि इसे चलने दिया जाए ये इस दुविधा के कारण सारी चीज
ये समस्या है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को इसे रेगुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी इसके ट्रेड में रहे, लेकिन एक नई अपॉर्चुनिटी है और जो भी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है, ये उसका अपना रिस्क है। आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क तो वहां भी, अगर मार्केट क्रैश करेगा तो आपका, सोने में आप इन्वेस्ट करते हैं, सोना गिर रहा है लगातार, उसकी कीमतें लगातार घट रही हैं, तो लोग नुकसान उठा रहे हैं जिन्होंने खरीदा होगा। तो जितना भी मार्केट का इन्वेस्टमेंट है वो ट्रांसपेरेंट हो, प्रॉपर रेगुलेटेड हो, उसके बाद अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो आपका अपना जोखिम है। बढ़िया। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल हो, सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर लिख भेजिए। आज नहीं तो कल हम उसको एड्रेस करेंगे, या तो सवाल का जवाब देंगे या तो खर्चा पानी पे सीधे बात ही कर लेंगे। कई लोग कमेंट में बोल देते हैं कि सर ये बोलिए, तो एक आध हमने ट्वीट से भी हमने एक पूरा एपिसोड में एक टॉपिक रखा हुआ है पहले भी। तो मैं हूं सिद्धांत, साथ में अंशुमान जी, कैमरे के पीछे हैं जेरी और मिथिलेश। आप ललन टॉप दिख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।